हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक। और हमारा जो चैप्टर है 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर बोल लीजिए इकोनॉमिक रिफॉर्म या फिर बोल लीजिए एलपीजी, किसी किसी बुक में ये भी है। तो मेनली हमने इसमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो आज के पार्ट में हम कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन और उसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। I walk the fire with you. देखिए, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी बाई रिमूविंग बैरियर्स और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। देखिए, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, और इसका मतलब होता है कि अपनी नेशनल इकोनॉमी की, कोई भी इकोनॉमी हो अपने देश की, मतलब जैसे अपनी इंडियन इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना। कैसे जोड़ना? बाई रिमूविंग बैरियर्स, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड पे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे बैरियर्स लगे हैं उसको हटा के, और कैपिटल मूवमेंट यानी कि पैसे के इधर उधर करके, समझ गए। वैश्वीकरण से ही हमारा जो है अलग अलग देशों के साथ व्यापार हो पाता है, ट्रेड हो पाता है। जैसे चीन के साथ, अमेरिका के साथ, और भी अलग अलग कंट्री के साथ, रूस के साथ। जैसे रूस से हम तेल मंगवाते हैं, ठीक है, अमेरिका से आईफोन मंगवाते हो, चीन से पता नहीं कौन कौन से चाइनीज़ फ़ोन मंगवाते हो। इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया, नहीं तो अभी हम अपने देश में जो बनता है उसी पे डिपेंडेंट होते, समझे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ। अब देखिए, एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके फ़ायदे क्या क्या हो ग्लोबलाइजेशन के आने के, या फिर इसमें आर्गूमेंट फेवर में इसका कौन खड़ा था, मतलब हाँ कि ग्लोबलाइजेशन सही है। तो देखिए, पहला है ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, मतलब ग्लोबल मार्केट में कहीं किसी भी देश के मार्केट में पहुंचना आसान हो गया, ठीक है। वहाँ के मार्केट को कैप्चर करना आसान हो गया अपने प्रोडक्ट के जरिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड पे हमारा बैरियर्स जो था, जो प्रतिबंध लगे हुए थे, रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे, वो ख़त्म हो गया था। सेकेंड है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अब भाई जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कोई कंट्री पिछड़ी थी, जैसे हमारी कंट्री बैकवर्ड थी, तो बैकवर्ड थोड़ी रहेगी। नए नए हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, अपडेट किया, ठीक है, और नई नई चीज़ें हम लाए हमारे भारत में। थर्ड है बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, हमारा जैसा कि पता है आपको, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। तो दूसरों के साथ, दूसरे देशों के साथ हमारा कांटेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मतलब दूसरे देश पे हम किसी ना किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं, और वो दूसरे देश भी हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ से हमारे फॉरेन जो करेंसी है वो रिजर्व होती है, हमारे पास आती है आरबीआई के पास। वैसे ही उनका भी कुछ हमसे फ़ायदा है, इसलिए वो हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो फ्यूचर के लिए ये हमारे लिए एक अच्छा बात है, डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि फ़ायदा तो देख लिया ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का। अब नुकसान देखिए। फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ अमंग नेशंस एंड पीपल। देखिए, ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या कि जो जो वो थे ना, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़, वो तो आसानी से किसी के मार्केट में भी घुस सकते थे और वहाँ के मार्केट को कैप्चर कर लेते थे पूरा अपने प्रोडक्ट से। लेकिन जो छोटे देश हैं, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो उतने डेवलप नहीं है, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात होती थी, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या हुआ कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हो गई। कोई इकोनॉमी पिछड़ी रह गई, कोई इकोनॉमी बहुत ऊपर चली गई, कोई पीपल बहुत रिच हो गए, कोई पीपल बहुत गरीब हो गए, समझ गए। सेकेंड पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर मोर रिस्ट्रिक्टेड टू डेवलप्ड कंट्रीज़। देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उनको तो ज़रूरत है नहीं, वो खुद ही एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, उसको किस चीज़ का ज़रूरत। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड था, वहाँ पे ये मतलब किसी काम का आप ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं था, ठीक है। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेज वेलफेयर एंड आइडेंटिटीज़ ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जितने भी हमारे गरीब देश थे उनके लिए ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्रोमाइजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी पुअर कंट्रीज़ थी, जिनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं होता था, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता था। उनका वेलफेयर जो है, भलाई सही से नहीं हो पाता था। पीपल जो है वो मतलब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO।
उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। ओके, अब WTO की बात कर लेते हैं कि WTO क्या है, इसकी इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसका काम क्या है। ठीक है, तो देखिए WTO से पहले इसका नाम था GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था और इसी के जरिए जो कंट्री थी वो आपस में ट्रेड करती थी। ओके, ये टेम्परेरी था। अब देखिए ये इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब गेट की स्थापना हुई थी 1948 में, और 1948 के वक्त जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस वक्त इसके मेंबर जो थे वो 23 मेंबर थे, 23 मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना जो है वो हुआ था 1995 में गेट के सक्सेसर के तौर पे, मतलब गेट के एक कदम आगे जो आया था, सफल जो हुआ था वो था WTO। ये हुआ था 1995 मतलब 1995 में। उसके बाद उसकी जो कंट्री मेंबर थे उसमें 164 कंट्रीज़ थी इसके मेंबर। ठीक है, अब देखिए अब WTO में था क्या। WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। WTO एग्रीमेंट में ये था कि ये सारे जितने भी गुड्स है और सर्विसेज है उसका ट्रेड करेगी, व्यापार करेगी। ठीक है, सेकेंड, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO बिकॉज इट हैज़ बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल रूल्स, रेगुलेशंस एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। देखिए इंडिया जो है वो WTO का बहुत ही एक महत्वपूर्ण मेंबर है। ये देखो बदमाश आ गया, छोटू सा छटंकी। अब देखो इंडिया जो है वो एक WTO का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट मेंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि ये जो है वो ग्लोबल रूल्स को फॉलो करता है, तोड़ता नहीं है। हर कंट्री के साथ जो है ये शांति स्थापित करता है, पीस जिसको बोलते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये फॉलो करता है। इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें वर्ल्ड में जो इसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और वो इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए वो WTO इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इस पर आता है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ WTO। ये तो जान लिया कि WTO है क्या। अब WTO काम जो है इसका क्या क्या करता है वो देखिए। फर्स्ट है टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। जितना भी ट्रेड है और सर्विसेज का उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना। सेकेंड, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, मतलब वर्ल्ड की जो रिसोर्सेज है, संसार के जितने भी संसाधन हैं उसका बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना, ये इंश्योर करता है। थर्ड है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। फोर्थ है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बोथ बायलैटरल एंड मल्टी ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड को ये फैसिलिटेट करता है, मतलब उसको सही करता है। बाय रिमूवल ऑफ मतलब टैरिफ और कोटा को रिमूव करके, हटा के। ठीक है, टैरिफ क्या था, टैक्सेस लेविड ऑन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे जो टैक्सेस लगता था वो कोटा था, जो भी क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस लगती थी, ये सब हटा देता है WTO कि आप खुला व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। देखिए बायलैटरल ट्रेड उसको बोलते हैं जब 2 कंट्री आपस में ट्रेड करती है, और मल्टीलैटरल ट्रेड वही बात करते हैं जब 2 से ज़्यादा कंट्री आपस में ट्रेड करती है, व्यापार करती है। ओके, अब इसका 5th पॉइंट है टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजाइम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। देखिए ये इसलिए भी ज़रूरी है, इसका काम एक ये भी है कि जो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजाइम, मतलब एक व्यापार ऐसा बनाए जिसमें रूल बेस्ड हो, रूल रेगुलेशंस हो, ताकि जितने भी कंट्रीज़ है वो अपना मनमाना रिस्ट्रिक्शन ना लगा सकें ट्रेड पे, कि हाँ आप हमारे यहाँ से ये चीज़ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, मैं आपके यहाँ से कर सकता हूँ, आप हमारे यहाँ से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करे, अपनी मनमानी ना करे ट्रेड पे। ये भी एक उसका काम है कि वो इस्टेब्लिश करे एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजाइम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। अब देखिए LPG तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कि एडवांटेज ऑफ LPG पॉलिसीज़, क्या क्या एडवांटेज हुआ। फर्स्ट, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे ही हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। ठीक है, सेकंड है इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे ही ट्रेडिंग होने लगी, ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, जो सारे बैरियर्स इसने ट्रेड पे ख़त्म कर दिए, तो उससे हुआ क्या कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी, मतलब फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे हमारी कंट्री में। उससे क्या हुआ हमारे पास, देखिए थर्ड पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स।
अब मतलब भाई आपस में एक दूसरे कंट्री व्यापार करती है, जैसे अमेरिका इंडिया से ट्रेड करता है तो वहाँ की डॉलर करेंसी हमारे पास आ रही है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास आरबीआई के पास रहती थी। ठीक है। फोर्थ, राइज इन एक्सपोर्ट्स, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, यहाँ से चीज़ों को वहाँ भेजने लगे। ठीक है। फिफ्थ है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, इससे हुआ क्या कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ गई। ये पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता था, बहुत ज़्यादा महंगाई होती थी, लेकिन एलपीजी आने के बाद से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ गई। ठीक है। सिक्स्थ है इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो बहुत ही लिमिटेड काम करता था उसके पास ज़्यादा काम हो गया, अब उसके रोल बढ़ गया, इंपॉर्टेंट रोल हो गया हमारी इकोनॉमी में एलपीजी आने से। ठीक है। उसको भी बहुत सारे काम मिल गए। ओके। अब मनचाहे व्यापार वो कर सकता था, उसको लाइसेंस वाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती थी। ओके। अब आता है डिसएडवांटेजेस और क्रिटिसिज्म ऑफ एलपीजी। देखिए डिसएडवांटेज की जगह आपको डाउनफॉल पूछ सकता है, ड्रॉबैक पूछ सकता है, क्रिटिसिज्म पूछ सकता है एलपीजी के। तो आप बात एक ही है। फर्स्ट है ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, एलपीजी आने से एक ये भी हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट वो ग्रो हो गया, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है। सेकेंड है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री से हटाने के बाद, रेस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद हुआ क्या कि एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल हमने अनदेखा ही कर दिया, क्योंकि सारा जो हमारा लोग हैं वो ट्रेडिंग में बिजी हो गए, कोई कुछ में बिजी हो गया, कोई कुछ में बिजी हो गया, इसलिए एग्रीकल्चर की तरफ हमने ध्यान देना ही बंद कर दिया। ये भी इसका एक ड्राइवैक था। थर्ड है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एलपीजी आने के बाद भी जो उस टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, मतलब उद्योग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत लो लेवल था उसका ग्रोथ। ठीक है। फोर्थ है इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो था बहुत ही इनइफेक्टिव था, सही नहीं था। जैसे देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट जो था उसने एक टारगेट फिक्स किया था डिसइन्वेस्टमेंट का कि 2014 से 15 तक हम 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ तक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन 34,500 तक ही वो अचीव कर पाई। ओके, इतना ही वो बेच पाई। फिफ्थ है इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी जो थी वो इनइफेक्टिव थी, मतलब पता नहीं मनमानी चार्ज कर रहे थे टैक्स। सिक्स्थ है अनबैलेंस्ड ग्रोथ, इससे हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ इकोनॉमी बहुत हाई हो गई, कुछ बहुत लो हो गई, तो इससे जो ग्रोथ हुआ था वो अनबैलेंस्ड हो गया, मतलब बैलेंस में नहीं रहा। ओके।